कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। एंड आपके लिए आज हम लेकर आए हैं अपनी सेकंड वीडियो, जो कि स्पेशली वीआर एकेडमी की तरफ से आपके पास यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि डेली आपके पास 7 या 8 के बीच में आपको किसी न किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलती है। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं, दैट इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, न्यूटन्स के कुछ लॉज है हमारे पास। न्यूटन्स के इन्हीं लॉज को हम डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली 3 लॉज न्यूटन ने हमारे पास दिए थे, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि आपको पता है जितने भी फिजिक्सियन कहते हैं कि दैट इज द फादर ऑफ फिजिक्स, अब डेफिनेशंस कुछ चेंज हो रही है, ऐसा मत सोचिएगा दैट इज लेटेस्ट, ये चेंज हो रही है। लेकिन पहले क्या कहते थे कि इन्हीं के लॉज के ऊपर पूरी की पूरी जो फिजिक्स है वो एस्टेब्लिश हुई है। तो इनके लॉज क्या थे उनके ऊपर हम बात करेंगे, एंड किस तरह से एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपके स्कूल्स के एग्जाम हो गए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, तो इनको एकदम डीपली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और हर एक चीज को डिटेल में हम यहाँ पे आपके पास जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है दैट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ को पढ़ने के लिए फर्स्ट टर्म जो हमारे पास यहाँ पे होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा मैंने आपके पास? लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक आपको इसका पता नहीं होगा तब तक आप जो है न्यूटन के लॉ को समझ नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो ही था लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन न्यूटन से पहले ही जो गैलीलियो थे उन्होंने इनर्शिया को एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए देखते हैं किस तरह से आप इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गैलीलियो ने इनर्शिया को समझाने के लिए क्या कहा, देखिए जो इनर्शिया है ना, इसको आप मास के साथ रिलेट कर सकते हो। इनर्शिया एंड मास बोथ आर सेम टर्म। इनर्शिया एंड मास आर बोथ आर सेम टर्म। कैसे? देखिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक फ्रिक्शनल लेस चैम्बर बनाया, यानी एक प्लेटफॉर्म उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, दैट इज ए। इसकी जो हाइट थी एंड इसकी हाइट बोथ आर सेम, दोनों साइड से। वहीं पे सेकंड जो उन्होंने आपके पास यहां से एस्टेब्लिश किया, इन्होंने क्या किया, इसका थोड़ा सा जो लेंथ है ना वो इंक्रीज कर दी, लेकिन हाइट सभी में सेम है। और थर्ड जो इन्होंने आपके पास प्लेटफॉर्म बनाया, इन्होंने इसमें हाइट नहीं रखी है एक साइड, इस तरह से। तो इन्होंने क्या देखा कि आपके पास जब यहां से किसी बॉल को फेंका गया तो बॉल यहां पे आई और यहां तक इक्वल हाइट थी, तो यहां तक गई और अगेन वापस। इस प्रोसीजर को वो बार बार फॉलो करते, रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि यहां पे क्या था आपके पास, फ्रिक्शनल लेस सरफेस था। देखो अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस होगा ना तब तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज रिटार्डिंग फोर्स। मैं चल रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा हूं। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मुझे रोक रहा है, मेरे जो पांव है और जो लैंड है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है। बताऊंगा, फ्रिक्शन भी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी आप सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कीजिए। क्लियर? थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ा सा बीच में आपको रुकावट भी आए। क्लियर? सेकेंडली उन्होंने क्या किया, ये जो आपके पास फ्लैट एरिया था, ये फ्लैट सरफेस उसको बढ़ा दिया। जैसे मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 3 मीटर कर दिया। हाइट उतनी थी, तो बॉल जब यहां से गई ना यहां पे और वापस आई, तो उसने सेम, वो रुकी नहीं, वो यहां तक आई हाइट तक, वापस आके इसी प्लेटफॉर्म में वापस। और थर्ड में क्या किया, जैसे उन्होंने बॉल फेंकी ना, हाइट थी नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो वो यूनिफॉर्मली मूव होता रहा, ऑब्जेक्ट रुका ही नहीं, वो यूनिफॉर्मली चलता गया इनफाइनाइट पाथ तक वो मूव करता रहा। यहां से क्या निकला बंधुओं, यहां से हमारे पास निकला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। यहीं से हमारे पास टर्म निकल गई लॉ ऑफ इनर्शिया से। क्या क्या आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया नहीं लिखूंगा, दैट इज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड इनर्शिया ऑफ, एक आपके पास रेस्ट आ गई, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गई, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए आसानी से समझेंगे। अब आप क्या कहा, जब तक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी ना वो रुकेगी नहीं। यही चीज चलती है लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि जब तक आप, यानी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि मोशन में है उसके ऊपर वर्क करेगा ना, वो तब तक रुकेगा नहीं। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं कैसे रुकूंगा, जब मेरे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। या अगर मैं रेस्ट के ऊपर हूं तो क्या होगा, जब तक
मुझे कोई फोर्स नहीं देगा ना, मुझे कोई धक्का नहीं देगा या चलने के लिए नहीं कहेगा, तब तक मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि मैं चलूंगा तो मुझे फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। या फिर मैं अगर सीधा जा रहा हूं और मुझे क्या है, अपनी डायरेक्शन बदलनी है, तो मुझे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। गाड़ियां हैं सीधी जा रही है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो लॉ ऑफ रेस्ट या सॉरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कहते हैं आपके पास कि जब तक जो है ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन में नहीं आएगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगी। वहीं पे डायरेक्शन में क्या कहता है आपके पास कि जब तक ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा दाएं बाएं या ऊपर नीचे, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगी। वहीं पे जो थर्ड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में लाना है ना आपके पास, तो मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए। या फिर सॉरी मोशन है ना, वो तो रेस्ट का हो गया। मोशन में कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसको रोकना है तो उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। मैंने इसको मास के साथ क्यों रिलेट किया, आपको पता होना चाहिए मास क्या होता है। मास एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। देखिए मेरा मास अलग है, जो वेट होता है ना वो क्या होता है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट क्या है यहां पे, मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी चला जाएगा उसका मास अलग होगा, लेकिन जी की वैल्यू वेरी कर जाती है। आपको पता है मून के ऊपर जो जी की वैल्यू वो है 1/6। कितनी है, 1/6। तो अर्थ की ज्यादा है। अर्थ में जी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स कर। वहीं पे मून की बात करें तो डिवाइडेड बाई 6, 1 पॉइंट समथिंग आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी मून के ऊपर हमारा वेट कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 फुट जो है वो उछल पाता हूं तो मून के ऊपर कितना उछल पाऊंगा, 6 फीट अराउंड। ठीक है, क्योंकि मेरी क्या हो गई यहाँ पे जो है 6 टाइम वो कम हो गई ना, मैं उछल पाऊंगा। वहीं पे अगर आप चले जाओ जैसे सैटर्न में चले जाओ या किसी और प्लेनेट में, मर्क्यूरी में, सॉरी हाँ मार्स में चले जाओ, तो उनका साइज कितना बड़ा है आपके पास, तो मार्स में जाएंगे तो क्या होगा, जब प्लेनेट का साइज बढ़ता है ना तो जी की वैल्यू क्या कर जाती है आपके पास, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो ज्यादा होती है, सॉरी हाँ ज्यादा होती है। बिग मास ही इंक्रीज करता है क्योंकि ये डिपेंड ही प्लेनेट के मास और रेडियस के ऊपर करता है। इज दैट क्लियर? चलिए बात के टॉपिक है ना सिर्फ वेट के ऊपर। चलिए तो वेट बनता है मास इंटू जी के साथ, तो इसलिए मून के ऊपर हमारा वेट कम होता है। अब आप खुद देखिए मैं इसको मास के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूं। मेरे पास क्या है, एक पत्थर है दैट इज वो 2 kg का है, एक मेरे पास पत्थर जो कि 1 kg का है। अगर मुझे 1 kg के पत्थर को हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो इसको हिलाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए, इसको हिलाने के लिए 2 न्यूटन की फोर्स चाहिए। यही है रेस्ट के ऊपर है। इट मीन अपनी पोजीशन चेंज ना करना, क्या कहता है, इनर्शिया। जिसका मास कम है उसको कम फोर्स चाहिए हिलाने के लिए, है ना, दैट इज इनर्शिया। जो अपोज कर रही है फोर्स वो कौन सी है, उसको मैं इनर्शिया कह सकता हूं। जहां पे मास ज्यादा है वहां पे ज्यादा फोर्स है जो कि उसको अपोज कर रही है, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं होने देती। दैट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी मास के साथ रिलेट हो गए दोनों टर्म में। इज दैट क्लियर? आई होप आपको पता लग गया होगा। नहीं लगा होगा पता तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहां से फर्स्ट टर्म निकल गई जो कि गैलीलियो के द्वारा दी गई थी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगी, चाहे वो बात मोशन की हो, चाहे वो बात डायरेक्शन की हो, चाहे वो बात आपके पास रेस्ट की हो जाए। इज दैट क्लियर? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, इसकी 3-4 डेफिनेशन हमारे पास आती है। फर्स्टली समझ लीजिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, एक तो वो हमें बताता है रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में। इज दैट क्लियर? एक हमें बताता है वो लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। थर्ड वो हमें बताता है इंपल्स के केस में, ओके, जिसको हम यहां पे टी चलो आई के साथ रिप्रेजेंट आई एम, ठीक है, देखेंगे हम इसको किसके साथ बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स, इंपल्स क्या होती है हमारे पास, फोर्स इंटू टाइम। क्लियर? क्या होती है, फोर्स इंटू टाइम। ये हमें 3 चीजें यहां से रिप्रेजेंट कर देगा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हमारे पास कहते हैं रियल लॉ। क्या कहते हैं, रियल लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ से आप ड्राइव कर सकते हो क्या क्या, फर्स्ट लॉ को और थर्ड लॉ को। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ना, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। देखो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपके पास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स लगी नहीं, फोर्स तो 0 है, मास ऑब्जेक्ट का कितना भी हो, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। तो जब फोर्स ही नहीं लगी तो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं।
अगर वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म तो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट फिर से आपके पास मूव नहीं करेगा। ओके, एंड एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो कहते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, अभी सिर्फ इसके ऊपर चलते हैं। क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलरेडी काफी एग्जाम में पूछा गया है। फोर्स की डेफिनेशन ये आपको देता है कौन, सेकंड लॉ। क्या कहते हैं उसको, रियल लॉ। क्यों, क्योंकि आपके पास फर्स्ट और थर्ड लॉ को दोनों को हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। वहीं पे लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको बताता है। क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होती है, देखो लीनियर मोमेंटम से पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं। दैट इज ऑल्सो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बोथ आर सेम टर्म, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे आपके पास मोमेंटम हो, दोनों में सेम ही होता है। यहां से यूनिट लिख सकते हैं हम फोर्स के। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, डाइन। हाँ, यूनिट्स के ऊपर खासा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूनिट्स काफी ज्यादा जरूरी है हमारे पास। ओके, न्यूटन हो गए या आपके पास डाइन। ये तो हो गए जो हम एसआई में सीरीज में लिखते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है आपके पास, इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड क्लियर है ना इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ क्लियर है, क्लियर। बाकी थोड़ा इसके ऊपर मत जाइएगा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना हो यहां पे। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। यहां से आप और यूनिट लिख सकते हैं। मास से क्या होते हैं आपके पास, केजी हो गए, एक्सेलरेशन के मीटर सेकंड इनवर्स में, या सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो केजी की जगह ग्राम लिखेंगे, मीटर की जगह सेकंड लिखेंगे, यहां पे सॉरी मीटर की जगह सेंटीमीटर, ये आपके पास यहां पे बन गए। एक यूनिट हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स, कि आपके पास पर यूनिट ग्रेविटी जो है कितनी फोर्स वहां पे अप्लाई कर रही है। सेम इसकी तरह ही वो आपके पास चलते हैं। अगर बात करेंगे न्यूटन के केस में, दैट इज कॉल्ड 1, यानी एसआई के केस में बात करेंगे तो 1 जी सॉरी एसआई की बात करें ना, 1 KGF। कौन सा बन गया ये, KGF मूवी बन गई है आपके पास। ओके, मूवी नहीं है लेकिन आपके पास है। इसकी अगर वैल्यू देखोगे ना, दैट इज कॉल्ड 9.8 न्यूटन। क्या आता है आपके पास है, 9.8 न्यूटन करके जो है इसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आती है। क्लियर। वहीं पे अगर सीजीएस में इसको देखेंगे इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। ओके, अगर सीजीएस की बात करें तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स। क्लियर, नाइट डाउन कर लीजिएगा, मिलेगा नहीं बुक में, कितनी बुक्स देख लो ना, मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पे सभी चीजें आपको एक ही जगह पे दे रहा हूं मैं इकट्ठा करके। ओके, ये हो गया फोर्स से रिगार्डिंग जो भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किस तरह से हम यहां पे आपके पास जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिएगा, अभी बड़ा ज्यादा है इसमें। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कैसे आप देख सकते हो, देखो लीनियर मोमेंटम या इंपल्स बोथ आर सेम टर्म। इंपल्स बोथ आर सेम टर्म। ये क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। या फिर इंपल्स को कहते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं रो लिख देता हूं यहां पे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऐसा क्यों कहते हैं आप खुद देखिए, यानी लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास के क्या हो गए, अगर डायमेंशन लिखना चाहें, हाँ डायमेंशन लिख लीजिएगा सभी के। ठीक है, फोर्स के क्या होते हैं डायमेंशन, mlt-2। किसके होते हैं, फोर्स के। इसके क्या आएंगे आपके पास, m मास, वेलोसिटी के mlt-1। यूनिट क्या आएंगे इसके आपके पास, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसके आगे, और मास के लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंपल्स की यूनिट देखो जरा, न्यूटन सेकंड एंड हाँ न्यूटन सेकंड, डाइन, अगर डाइन सेकंड आ जाएंगे अगर सीरीज में लिखेंगे तो। या फिर डायमेंशन लिखो तो कितने आएंगे, mlt-1। क्या आ गया, mlt-1। जब ये यूनिट सेम आए ना इसकी तरह, इसीलिए मैं क्या कहता हूं उसको चेंज इन लीनियर मोमेंटम इंपल्स को। देखिए इंपल्स कहां पे आती है, टीजीटी में आया था क्वेश्चन। एक बॉल है, जब वो स्ट्राइक करती है किसी जगह के ऊपर, इंपल्स होती है आपके पास पर सेकंड। ये कहूं मैं कि कितने टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे स्ट्राइक हुआ, जैसे मैंने इस चीज को यहां पे फेंका, कितने टाइम तक यहां पे स्ट्राइक किया और वापस आई है, कितना टाइम लगाया इसने इंपैक्ट करने में, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। क्लियर। लीनियर मोमेंटम कहां पे यूज होती है आपके पास, आपने एक सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रॉकेट प्रोपल्शन में यूनिट लगता है।
रॉकेट प्रोपल्शन सेकंड एंड थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से चलता है, तभी तो कभी हम ये नहीं कहते कि जो रॉकेट का प्रोपल्शन है वो थर्ड लॉ के ऊपर वर्क करता है। नहीं, वो आपके पास सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगती है, जो क्या कहता है आपके पास कि ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। ओके, यहां से आप निकाल सकते हो रिकॉइल ऑफ गन। क्या निकाल सकते हो? रिकॉइल ऑफ गन, कि किसी गन को आप फायर कर रहे हो तो वहां पे कितना रिकॉइल आएगा। देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। हमने क्या कहा, लीनियर मोमेंटम रहता है कंजर्व आपके पास, ठीक है, यानी m1v1 प्लस कैपिटल M2 v2 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास क्या है, दैट इज, इसको बुलेट मान लेता हूं मैं, आपके पास बुलेट और ये गन हो गई। गन का मास तो ज्यादा होता है ना हमारे पास, गन का मास और बुलेट का मास, गन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी और ये इसकी वेलोसिटी। जब आपको निकालना है यहां पे रिकॉइल, तो रिकॉइल तो गन का होगा, v2 निकालना है, तो v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये पूरी वैल्यू परे माइनस m1v1 अपॉन m2। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई फायर करोगे रिकॉइल पिछली तरफ लगता है, किसी भी चीज को फेंकोगे ना अगली तरफ तो पिछली तरफ झटका लगेगा ही लगेगा। तो रिकॉइल ऑफ गन आपके पास इसी का एक एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, इंपल्स हो गया साथ में, हाँ, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे इनके। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मेरे पास क्या कहता है, एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है आपके पास, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको आप लिख लीजिएगा, यानी अब जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी ही फोर्स मेरे ऊपर रिटर्न भी लगेगी। क्या कहता है ये, जितनी फोर्स मैं कहीं पे लगाऊंगा ना उतनी ही फोर्स मेरे ऊपर रिटर्न भी लगेगी। ये कौन कहता है, थर्ड लॉ। क्लियर? मैंने एग्जांपल दिया था ना, रॉकेट प्रोपल्शन वो कंबाइन फॉर्म में होता है। जितनी अगर आपको ऊपर की तरफ, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे उछलूंगा आपके पास, कैसे, मैं ऐसे उछलूंगा आपके पास। क्लियर? मैंने क्या किया, नीचे फोर्स लगाई ना, देखो मैं नीचे की तरफ, मैं ऐसे खड़े कैसे उछलूं, मैं कोशिश भी करूंगा ना, फिर भी मैं पांव से ऊपर नहीं उछल पाऊंगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेंड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़े खड़े नहीं उछल सकता। मैं उछला तो मैंने पंजों से जोर लगाया नीचे की तरफ, मैं नीचे की तरफ जोर लगा रहा हूं, मैं जहां मैं ऊपर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये नीचे क्या होता, नरम गद्दा होता तो क्या होता, मैं झुकता है नीचे की तरफ चला जाता, मैं वहां पे बेंड नहीं हो पाता, ठीक है, ऊपर नहीं उठ सकता। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन है ना, वो कभी भी एक दूसरे को 100% कैंसिल नहीं करते हैं। ओके, एवरी टाइम रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो 100 टाइम एक दूसरे को क्लियर नहीं कर सकते, यानी कैंसिल नहीं करते। आप कहोगे कि जितनी फोर्स मैंने नीचे लगाई है उतनी ऊपर लगेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो हमेशा अपोजिट बॉडीज के ऊपर काम करते हैं। कहां, अपोजिट बॉडीज के ऊपर। क्लियर? एक इसमें आती है आपके पास कि जो भी आपके पास कोई भी फोर्स होगी ना, वो कभी सिंगल वर्क नहीं करती। कोई भी फोर्स है मेरे पास वो ऑलवेज पेयर्स में वर्क करती है। यानी कोई फोर्स लगी, जैसे मैं ताली मार रहा हूं तो 2 हाथ चाहिए। वही बात है कि जब भी मैं कोई फोर्स लगाऊंगा ना तो वो पेयर्स में वर्क करेगी। किसमें, पेयर्स में। कोई भी फोर्स होगी नेचर में वो ऑलवेज पेयर्स में वर्क करती है, सिंगल कोई भी फोर्स वर्क नहीं करती है। बाकी एप्लीकेशन की बात रही तो जैसे मैं चलता हूं तो न्यूटन थर्ड लॉ है, अगर मैं तैरूंगा वो भी न्यूटन थर्ड लॉ है, रॉकेट प्रोपल्शन उड़ रहा है वो से कह सकते हैं भी वो भी थर्ड लॉ है। लेकिन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप लगाओगे वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इतना ही आपके पास वो वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो न्यूटन्स के जितने भी थर्ड लॉ है ना, यहां से वही चीजें आती है जो मैंने आपको बताई। इसमें 1-2 चीजें हमारे पास बचती है, जैसे लाइक लिफ्ट हो गई, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करेगी, क्या इफेक्ट मेरे पास पड़ेगा। ओके, या कोई भी लिफ्ट है जो कि आपके पास फ्रीली फॉल नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरे पास होता है वेट के अकॉर्डिंग, जो कि मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में, बाकी आप देख सकते हैं। देखो, ये मेरे पास एक वेइंग मशीन रही, यहां पे मैंने कोई भी वेट रख दिया। वेट क्या होता है मेरे पास, mg की फॉर्म में आएगा, किसकी फॉर्म में, m की फॉर्म में। m तो कांस्टेंट है, क्या कहा मैंने, वेट क्या हो गया, m तो मेरे पास कांस्टेंट है, वेरी क्या होगा, g किसके अकॉर्डिंग चलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एक तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ना। बाकी लिफ्ट है मेरे पास, कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ चलती है या लिफ्ट नीचे की तरफ चलती है, या लिफ्ट जो वो फ्रीली फॉल गिरती है। फ्रीली फॉल क्या होता है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड में, यानी
जो ए है ना, दैट इज कॉल्ड ए, वो जी बन जाता है इन फ्रीली फॉल केस। अगर जी की फॉर्म में गिर रहा है तो क्या होगा, वेटलेस जीरो। तो क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो फ्रीली फॉल नीचे गिर रहा है मेरे पास, तो उसका वेट कितना होगा, जीरो होगा। जैसे मैं वेइंग मशीन के ऊपर बैठा हूं, मुझे जहाज से किसी ने नीचे फेंक दिया, तो क्या होगा, वेइंग मशीन के ऊपर रीडिंग जीरो आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम में वेटलेस हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं मैं वहां पे, वेटलेस। ठीक है, वहीं पे इसको थोड़ा सा और उल्टा करूं तो आपके पास क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपवर्ड, देखो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है, ऊपर की तरफ, अगर अपवर्ड एक्सेलेरेट होगी तो क्या होगा आपके पास, बॉल जिसे मैं कह सकता हूं वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलेरेट में मेरे पास जो वैल्यू है वो इसकी चेंज हो जाएगी। क्या वेट बनेगा, देखो एम जी W इज इक्वल टू एम जी। जब मैं ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा हूं तो क्या होना चाहिए, वेट इंक्रीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरी फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगी ना। आप खुद सोचिए, जैसे आप लिफ्ट के बैठे हो, लिफ्ट फटाफट से ऊपर जा रही है, एक तो होता है यूनिफॉर्म जाएगी, यूनिफॉर्म में तो आपको पता ही नहीं लगता कि लिफ्ट कब पहुंच गई, जब रुकेगी ना थोड़ा सा झटका लगेगा, अच्छा पहुंच गए, अदरवाइज पता नहीं लगता लिफ्ट की मूव करे। क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ चलेंगे और एक्सेलरेट कर जाएगी तो क्या होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी, यानी वेट आपके पास इंक्रीज कर जाएगा उस टाइम। ओके, लेकिन अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो तो क्या होगा, तो आप जैसे मान लो अगर ज्यादा वेट हो रहा है, ज्यादा स्पीड से आप जा रहे हो, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो, आप ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठना शुरू हो जाओगे, उठेंगे पूरी तरह से तब जब ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, लेकिन ये कम होना शुरू हो गया, यानी वेट आपके पास कम फील होगा आपको। ओके, इसको आप नेचुरली अपने ऊपर भी फील कर सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप ऊपर उठना शुरू कर दिए हो। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो भी आप देखना चाहते हैं न्यू वीडियोस, वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि कल आपको न्यू वीडियो यहां पे प्रोवाइड करवाई जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय श्री राम।